Assalamu alaikum students. Lecture number 14. Students, for understand the properties of magnetic fields, our first task is to study the force on a charged particle moving in a magnetic field. In the topic of electrostatics, we see that the force on a charged particle in electric field is F is equal to QE. F is equal to QE. This expressions give us a way to test whether an electric field is present at various points in any region of space. We find the force on a test charge at rest to be non-zero. Then we can conclude that an electric field must be present at that point. We now seek the corresponding expression for magnetic field. तो जिस तरह हमने ये इक्वेशन अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लगाने के लिए ये इक्वेशन ड्राइव की थी, और इसके अंदर हम जिस चार्ज की हमें फील्ड वैल्यू मालूम करनी होती थी, हम उसकी स्पेस के अंदर टेस्ट चार्जेस रखते थे, और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स जो हमारा सोर्स चार्ज अप्लाई करता था, हम फोर्स अपॉन क्यू नॉट रख के उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। याद रखिएगा कि जब हम इधर बात कर रहे थे तो चार्ज एट रेस्ट की बात कर रहे थे, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो टेस्ट चार्ज के ऊपर थी वही उस फोर्स की डायरेक्शन थी, यानी कि एफ और ई हमेशा सेम डायरेक्शन से होते थे। अब यही काम हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए करना है, और एक्सप्रेशन तलाश करनी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को, या जिसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड को पता लगा सके। So we now seek the corresponding expression for magnetic field, which will allow us to test for the presence of magnetic fields based on the force exerted on a moving charged particle. जहां पे बात हो रही थी चार्ज एट रेस्ट, और अब बात हो रही है मूविंग चार्ज पार्टिकल, क्योंकि हम कल अब पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज जब मूव करेगा या करंट मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। We know in advance that we will not obtain as simple an expression as the electric force, because the magnetic force involves two vectors, the magnetic field B and the velocity V. तो ये उतनी सिंपल एक्सप्रेशन नहीं होगी जितनी हमने
इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्ज एट रेस्ट की पड़ी थी, ये वाली क्वेश्चन। बिफोर बिगिनिंग अवर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अब हम एक्सपेरिमेंट लगाने जा रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे कि एक मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। सो फॉर दिस पर्पस वी फर्स्ट टेस्ट द रीजन of interest to make sure that no electric field is present. तो हम चाहते हैं कि जहां पे हम ये मैग्नेटिक फील्ड पता करने जा रहे हैं वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट या प्रेजेंस ना हो। We make this determination by placing the test charge at rest at various locations and checking that the electric force on the test charge is zero. और ये हम कैसे पता लगाएंगे? हम जगह जगह टेस्ट चार्ज रखेंगे और टेस्ट चार्ज की मदद से हमें पता चलेगा कि अगर वो टेस्ट चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स किसी स्टैटिक चार्ज के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करती। यानी कि कोई स्टैटिक चार्ज होगा, आप उसके करीब कोई बार मैग्नेटिक ले आएंगे तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जो चार्ज एट रेस्ट में उसकी बात कर रहा हूं मैं। मूविंग चार्ज होगा तो एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन अगर स्टैटिक होगा तो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। Once we have established that there is no electric field, टेस्ट चार्ज करके हमें पता कर लिया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, we can use it as a probe to find the magnetic force. We pick any point near a source of magnet such as bar magnet. And we assume that we have available a device for firing charged particle through that point. The device allows us to choose the magnitude of the velocity of the particles and their direction of the motion. Using this device, we can do experiments that permit a variety of observation about the magnetic force that acts on the particle. तो ये पूरा सेटअप हमने लगाया मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज को जानने के लिए। और सेटअप के लिए सबसे पहले हमने ये पता किया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद नहीं है, और वो हमने टेस्ट चार्ज रख के पता कर लिया। उसके बाद हमने एक बार मैग्नेट या कोई परमानेंट सोर्स ऑफ मैग्नेट ले ली और हमने वहां पे एक इलेक्ट्रॉन गन या सोर्स ऑफ चार्ज हमने ले लिया, जिसका हमें पहले से पता हो कि इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या जो चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे वो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, और हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर मालूम करेंगे। तो ये जब पूरा सेटअप बन गया एक्सपेरिमेंट्स का, और इस एनवायरनमेंट के अंदर जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो आपके पास कुछ फाइंडिंग्स आई। So there are 4 key characteristics of the magnetic force on a moving charge. 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि जब आपने किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया तो सबसे पहले जो फाइंडिंग आई कि जो फोर्स, वो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज ने जो एक्सपीरियंस की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर,
उस फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से। यानी कि जो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया, उसने फोर्स एक्सपीरियंस की, मैग्नेटिक फोर्स, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो प्रोपोर्शनल था चार्ज के मैग्नीट्यूड से। इसका मतलब है अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, the magnitude of the force is also proportional to the magnitude of strength of the field। तो उस एक्सपेरिमेंट की जो सेकंड फाइंडिंग आई या जो रिजल्ट आया वो ये था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स वो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा था, वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेट यूज करेंगे उतना ही ज्यादा वो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड, the magnitude of the force it's found to be proportional to the component of velocity perpendicular to the field। कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी से, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी से नहीं, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी की, और वेलोसिटी या जो आपने चार्ज पार्टिकल मूव कराया मैग्नेटिक फील्ड में वो कुछ इस तरह करवाया है, और ये कोई एंगल बना रहा है थीटास के साथ, तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये जो पूरी वेलोसिटी है या जो आपका जो नेट वेलोसिटी है उससे फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को फील हो रही थी उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि उसका वो कंपोनेंट जो फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर था उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम एक और रिजल्ट या एक और टर्म को हमेशा हमेशा के लिए समझ लेते हैं कि हमेशा जब B और V आपस में परपेंडिकुलर होंगे उस वक्त आपके पास फोर्स मैक्सिमम आएगी। यानी कि अगर मेरे पास B इस डायरेक्शन में है और मैं अपने चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर ही एंटर करा दूं, तो इस सूरत में जो मेरा चार्ज पार्टिकल होगा वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चौथी फाइंडिंग, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तीन मैग्नीट्यूड से और चौथी डायरेक्शन से रिलेटेड है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड दी V, यानी कि वेलोसिटी। यानी कि आपकी जो फोर्स
की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के ऊपर। वो निकालेंगे कैसे, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूं। यानी कि अगर आपका बी और वी एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई कर रहे होंगे तो आपकी फोर्स जेड एक्सिस के ऊपर होगी। और यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है कि F proportional to the magnitude of charge, F proportional to the magnitude of component of velocity which is perpendicular to the magnetic field and the strength of the magnetic field. और ये V परपेंडिकुलर क्योंकि बराबर होता है साइन फाई के, एंगल बना रहा है वो वेलोसिटी के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये हो गया QVB साइन फाई। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट की आपने टर्म में लिख लिया तो ये हो गया V क्रॉस B। So force on a moving charge in a magnetic field is the cross product of velocity and magnetic field. तो ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, जो मैंने अभी बताया था आपको कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा V और B के पर परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पे कुछ केसेस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द मूविंग चार्ज इंटरेक्ट्स विद द फिक्स मैग्नेट। कोई मूविंग चार्ज है वो फिक्स मैग्नेट के साथ इंटरेक्शन उसकी हो रही है, यानी कि वो मूविंग चार्ज इस फिक्स मैग्नेट की फील्ड के अंदर आ गया है। द फोर्स बिटवीन देम is at maximum when the velocity of charge is perpendicular to the magnetic field। ये वही बात है जो मैंने आपको पीछे बताई है कि आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स होगी उस चार्ज के ऊपर वो मैक्सिमम होगी कि जब चार्ज की जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई गई है और ये आपको चार्ज की डायरेक्शन दिखाई है, एक दफा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एक दफा एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक दफा फाई इज इक्वल टू 0 और एक दफा फाई इज इक्वल टू 180। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के मूव कर रहा है तो वो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि इस चार्ज पार्टिकल के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, ये जैसा आया है बिल्कुल वैसा ही सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से निकल जाएगा। इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी। सिंपल ये केस एंटी पैरेलल के लिए भी है। अगर चार्ज इस तरह भी एंटर हुआ है तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी। सेकंड फिगर के अंदर आपको दिखाया गया है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है
और चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है Q, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर हुआ है। दोनों के दरमियान डिग्री 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस केस के अंदर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि फोर्स हमारे पास क्या थी, Q V क्रॉस B या VB साइन फाई, और अगर ये फाई 90 हो जाएगा तो साइन 91, तो इस केस में फोर्स आपके पास आएगी QVB और ये मैक्सिमम फोर्स होगी। अच्छा, इसकी डायरेक्शन जो है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूं कि कैसे निकालनी है हमने। थर्ड केस में एक चार्ज पार्टिकल विथ एनी एंगल ऑफ फाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने बनाता हुआ एंटर हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी और चार्ज पार्टिकल यू एंटर हुआ है। तो इस केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा फोर्स और वेलोसिटी का, हम उसको कंसीडर करेंगे। तो यहां पे हमने v परपेंडिकुलर ले लिया और जो कि बराबर होगा v साइन फाई के, और इसका फॉर्मूला यही रहेगा QVB साइन फाई। अब इसकी जो स्ट्रेंथ होगी फोर्स की डिपेंड ऑन दी एंगल, फाई के एंगल कितना है। तो तीन चीज आ गई, अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो जीरो फोर्स, अगर B और V एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स, एंड थर्ड वन कि कोई और एंगल है तो वो सिंपल हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे अपने। डायरेक्शन इन यूनिट, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो यूनिट, उसको हम टेस्ला कहते हैं, और जो 1 टेस्ला होता है वो बराबर होता है 1 न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। और ये सेकंड पर कूलम इज द इनवर्स ऑफ एम्पियर, तो ये न्यूटन के साथ नीचे एम्पियर आ गया, यानी कि ये सेकंड पर कूलम नीचे डिवीजन में एम्पियर में कन्वर्ट हो गया, और ये बराबर आ गया न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। तो ये 1 टेस्ला इसके इक्वल होता है। एक और यूनिट होती है उसकी गॉस, और 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला के। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट करनी है। तो इसका सिंपल जो बेटा मेथड है वो आपका जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पढ़ा था, कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता था, आप उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मालूम करते थे, क्योंकि यहां भी ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, यहां भी हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन याद रखना है कि राइट हैंड रूल हम अप्लाई करेंगे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो भी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए आ रही होगी हम उसको अपोजिट कर देंगे। तो जो सबसे पहला काम करना है डायरेक्शन के लिए, हमने V और B की वेक्टर की टेल से टेल मिला देनी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये टेल यहां है चार्ज के ऊपर। इस तरह ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये भी हमने टेल इस चार्ज को बना दी। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि टेल से टेल इनकी एक ही पॉइंट के ऊपर, ये चार्ज के ऊपर लेके आ जानी। सेकंड है, आपने अपनी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको टर्निंग देनी है टूवर्ड्स V से B की तरफ।
थ्रू अ स्मॉलर एंगल। अब जाहिर सी बात है कि V से भी इधर भी आ सकता है, लेकिन ये बड़ा एंगल है, तो आपने ये वाला एंगल कंसिडर करना जो छोटा है। तो जब आप अपनी फिंगर्स को V से B की तरफ मोड़ेंगे तो जो आपका थंब होगा वो आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो सब अपनी फिंगर्स को राइट हैंड की अगर वी की तरफ, जिस तरह की वी बना हुआ है उस तरह करें, और बी की तरफ बैंड करें या टर्न करें, तो आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब है आपकी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। नेक्स्ट केस में आपकी वेलोसिटी उस जो ना वो उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्लॉट कर दी है। तो रूल नंबर 1 वही रहेगा कि दोनों की टेल से टेल आपने रख दी है। फिर आपने स्मॉलर एंगल में वी को बी की तरफ टर्निंग देनी है। तो आप पहले अपनी फिंगर्स को वी की डायरेक्शन में लेके आए और टर्न करें टूवर्ड्स बी, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आपके पास आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। नेगेटिव चार्ज के अंदर भी आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन जो डायरेक्शन आपको मिलेगी आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। तो इस केस के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है और ये V और ये B है, तो आप जब V से B की तरफ घुमा रहे थे डायरेक्शन क्या आ रही थी? अपवर्ड। लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए आप उसको कंसीडर करेंगे डाउनवर्ड। तो इस तरह आप अपने जो क्रॉस प्रोडक्ट के जो रूल्स हैं उनकी मदद से आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने अपनी मैग्नेटिज्म के अंदर टोटल देख लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है और किस तरह एक चार्ज जो कि मूविंग चार्ज जो सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड की, वो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर इंटरेक्शन करता है तो क्या फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वो कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है, और उसकी डायरेक्शन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो यहां तक के लेक्चर के अंदर हमने वो टॉपिक कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मजीद फर्दर डिटेल में इसको एक्सपीरियंस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।